नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने स्वर पढ़े थे और आज हम उसी सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं, कैसे, कौन-कौन से होते हैं, इसको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्यंजन और किसको कहते हैं, ठीक है? तो यदि ये प्रयास मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है व्यंजनों की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। तो व्यंजन कहते किसे हैं? देखो, कल हमने स्वर की बात की थी कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, लेखन तो हम उनका स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इनको उच्चारण करना हो तो उसके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और हमने कल स्वरों के बारे में पढ़ा था। तो वही स्वर जो व्यंजनों की सहायता करते हैं उनके उच्चारण के लिए। अब कैसे सहायता करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें मान लो क हमें लिखना है या क हमें कहना है, तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने जो क लिखा वो हलंत के साथ है, और हलंत के साथ का मतलब होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। और जब तक हम इसके साथ स्वर को शामिल नहीं करेंगे तब तक इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। आप बोल के देख लीजिए, उच्चारण करके आप देख सकते हो कि बिना अ के आप किस तरह से क का उच्चारण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हमें क बोलना होता है तो पीछे से हमें अ की ध्वनि स्वतः ही सुनाई देती है। फिर ये बन जाता है क। फिर इसका हलंत हट जाता है क्योंकि अब इसमें क्या हो गया है, हमारा स्वर शामिल हो चुका है। ठीक इसी तरह से जितने भी स्वर होंगे, जितने भी व्यंजन होंगे, वो सब किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक, आगे हम और अच्छे से इनको पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं। अब जो हमारे व्यंजन हैं वो 5 प्रकार के हमें कुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मतलब कुल हमारे जो व्यंजन हैं वो हमें हम उनको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पे हमारे अंतस्थ व्यंजन, तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन, चौथे हैं संयुक्त व्यंजन और पांचवें हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन को। तो देखो, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्श को या स्पर्शी व्यंजन को एक ही बात है। तो स्पर्श शब्द से हमें समझ में आता है कि स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को छूती है। ठीक है, और हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए इन व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। यानी कि एक सिंपल से अगर मैं परिभाषा बताऊं तो स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको जब हम उच्चारण करते हैं तो जिनके उच्चारण के लिए हमारी जो जिह्वा है वो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है। ठीक है, अब देखो, स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं हमारे। ठीक है, 5 वर्ग कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये 5 हमारे वर्ग हैं। और 5 जब हम को 5 से इंटू करते हैं तो टोटल कितनी हो जाती है इनकी संख्या? 25। ठीक है, यानी कि 25। तो हमारे पास ये प्रश्न बनता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो हम बताएंगे टोटल इनकी संख्या 25 है। ठीक है, क से लेकर के म तक क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। देखिए यहाँ पे आप हम व्यंजन पढ़ रहे हैं ना, तो सब में आपको हलंत दिख रहा है। हलंत इसलिए है क्योंकि ये अभी क्या है? शुद्ध रूप से व्यंजन है, इनमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि इनमें भी वही चीज़ होती है। हमारी जो जीभ है ना वो मुंह के अंदर ही किसी भाग से लगती है, लेकिन हम एग्जैक्ट उस चीज़ का हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं कि किस जगह को लग रही है। जब हम जो ये अंतस्थ व्यंजन है ना, इनके उच्चारण को जब हम देखते हैं तो किसी एक भाग को टच नहीं करती है। जैसे हमने देखा था स्पर्शी व्यंजन में क्या था कि पहला क वर्ग था,
तो क वर्ग के जितने ही वर्ण हमारे होते हैं, अगर हमें क से लेके ग तक ये 5 वर्णों का उच्चारण करना है तो इनको हम कंठ से उच्चारण करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कंठ किस तरह से, कहाँ कंठ होता है, कहाँ, सारी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। फिर च वर्ग है, इनको भी ये तालव्य ध्वनियाँ हैं तो इनका उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। इसी तरह से अन्य ध्वनियाँ। तो जब हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं तो ये 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि इनकी संख्या 4 है। दूसरा ये कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर ही किसी भाग को टच करती है, लेकिन य के लिए अलग भाग होता है, र के लिए अलग, ल के लिए अलग और व के लिए अलग उच्चारण होता है, ठीक है। इसीलिए ये एक साथ तो ज़रूर लिखे जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण किसी एक ही भाग से या एक ही, इनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो किसी एक ही भाग को टच नहीं करती है, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, है ना। आगे है इसके बाद हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन, ठीक। तीसरे नंबर पे है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म यानी कि ऊष्मा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो ऊष्मा है या हवा है मुंह से, वो काफ़ी तेजी के साथ बाहर निकलती है, तो उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसमें भी 4 व्यंजन आते हैं, श, श और ह, ठीक है। तो ये 4 व्यंजन हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंदर। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है या जो हवा है मुंह से वो तेजी से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है, ठीक। इसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, 4 होते हैं। और संयुक्त इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने अक्ष की बात की, तो अक्ष जो बना है ना, वो हमारा क प्लस स, जो तालव्य स है हमारा, उससे मिलकर बना है अक्ष, ठीक है। अब इसको चाहे हम इस तरह से लिखें, या अगर हमें ये वाला लिखना है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्वर शामिल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा इस तरह। अब हमने देखो, इसमें भी हमने हलंत लगाया, क में, श में भी हलंत लगाया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम हलंत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो स्वर क में शामिल है और ना ही श में शामिल है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से दोनों जगह से स्वर हटा दिया है, तो इसमें भी स्वर शामिल नहीं होगा। यहाँ हमने क तो खैर दोनों जगह आधा ही लिखा जाएगा, लेकिन जब हम स लिखा है हमने यहाँ ऊपर, तो इसमें हमने स्वर शामिल किया है, इसलिए यहाँ से हमारा ये हलंत हट जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी पूछा जाए कि अक्षर ध्वनि जो है किसके मेल से बनी है, तो आपके पास ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ हलंत दिया हुआ है, तो यहाँ अगर पीछे अक्षर में हलंत दिया हुआ है तो स और क दोनों में हलंत आएगा, ठीक है। अगर अक्षर में हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसमें स्वर शामिल है, और हमारे क तो हमेशा हलंत के साथ लिखा जाएगा, लेकिन स में यहाँ हलंत नहीं होगा। तो ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमारा स्वर शामिल है, तो इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है, स के साथ या स के साथ हलंत करके फिर अ पीछे से अलग से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। तो फिर त्र की बात करें तो त्र जो हमारा बना है वो आधा त और र के योग से बना है, ठीक। और यहाँ पे हमने हलंत नहीं लगाया है, तो इसलिए यहाँ भी नहीं लगेगा। और अगर यहाँ हलंत लगेगा तो फिर यहाँ पे प्लस अ हो जाएगा, ठीक। फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है श्र। श्र हमारा बना है, ये वाला जो श्र है हमारा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमने बात करी थी लास्ट, जो 5वां हमारे पास व्यंजन बच जाते हैं, द्विगुण व्यंजन, ढ और ढ। और देखिए, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमने इनको स्पर्शी व्यंजनों के साथ भी पढ़ा था, इस तरह से ये दो, लेकिन ये अलग हैं और वो अलग हैं। अलग इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ बिंदी नहीं लगी हुई है,
नुक्ता नहीं लगा है, नुक्ता कहेंगे या बिंदी कहेंगे, जो भी है। तो ये अलग चीज़ है और वो जो है वो अलग है, इसलिए इनको उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, उक्षिप्त व्यंजन, ये आप ध्यान रखिएगा। उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इनको कहा गया है, क्योंकि इनके पास दो तरह के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक तो स्पर्शी व्यंजन के अंदर आते हैं और दूसरे ये अलग से स्वतंत्र रूप से भी लिखे जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जो ये द्विगुण व्यंजन है ना, तो इनसे जो भी आगे हम तद्भव शब्द जब पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? क्योंकि हम तत्सम शब्द हम पढ़ते हैं, संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं और तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। तो इन दोनों व्यंजनों से जो भी शब्द बना होगा ना, तो वो हमेशा तद्भव शब्द होगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये संस्कृत में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं, इसलिए हमेशा तद्भव शब्द जो भी इनसे बना हुआ होगा वो हमेशा तद्भव ही कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की बात हम कर रहे थे। तो अंतस्थ वर्ण जो हमारे पास है ना, हमने कहा था कि जिह्वा अंदर किसी भाग को लगती है, लेकिन किस भाग को लगती है ये हमें ज्ञात नहीं रहता है, यानी कि चारों एक ही जगह से इनका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं य की। तो य जो है ना, वो तालव्य वर्ग के अंदर आता है और तालु से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, फिर र है, र वट ध्वनि इसे कहते हैं, और तालु के बाद जो हमारा जो कंठ है, जो उच्चारण स्थान है, वट से ये लगता है। ठीक है, या हम इसको दंत मसूड़ा भी हम कह सकते हैं, दंत मूल और मसूड़े से इसका प्रयोग होता है। र आप उच्चारण करके देख लीजिए, तो जो भाग हमारी जब हम र का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो जिस भाग से हमारी जिह्वा लग रही है वो हमारा दंत मूल या मसूड़ा होता है। ठीक है, फिर है लौ, और उसी भाग को वत्स्य वर्ग मतलब उस भाग से जिनका उच्चारण होता है उन्हें वत्स्य वर्ग के अंदर रखा जाता है। फिर लौ भी वत्स्य वर्ग के अंदर रखा जाता है और इसका दंत मूल और मसूड़ा। ठीक है, फिर वो है, ये दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। दांत और ओष्ठ जहाँ लगते हैं, जब हम वो का उच्चारण करते हैं तो दंतोष्ठ से हमारा जो जिह्वा है वो दंतोष्ठ से लगती है, ऊपर के दांतों से और नीचे के होंठों से व। ठीक है, तो ये दंतोष्ठ इनका व का उच्चारण स्थान है। ठीक, आगे हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी। अब इनको ऊष्म भी कहते हैं या संघर्षी। हमने कहा था ना, ऊष्मा बड़ी तेजी से निकलती है, जिनके उच्चारण में हमें क्या लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी चार ध्वनियाँ हैं, श, श, स और ह। देखो, सबसे पहले हमारी आती है तालव्य स। ठीक है, तालु से इसका उच्चारण स्थान है। फिर आता है मूर्धन्य स। ठीक है, तो मूर्धन्य स इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। फिर श, इसको वट से यानी कि दंत मूल और मसूड़ा जो हमने कहा था ना, तो दंत मूल से इसका उच्चारण होता है, दंत सौ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ह, ह स्वर यंत्रीय यानी कि कंठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, स्वर यंत्र जो हमारा मूल स्वर यंत्र का जो सबसे पहला भाग होता है कंठ, तो वहाँ से ह का उच्चारण होता है। ठीक, ओके। आगे है संयुक्त व्यंजन। हमने कहा था संयुक्त व्यंजन यहाँ पे, तो संयुक्त व्यंजन इस तरह से क और श से मिलके बना है। ज्ञ और सॉरी त्र जो है त और र से बना है, और ज्यों और यों से, जो ज्यों बना है ना वो ज और यूं से बना है। स्र हमारा इस स और र से मिलकर बना है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखो, उक्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे की ओर आए, उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उक्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ग को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ट वर्ग को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन तो ये होते हैं, लेकिन उक्षिप्त व्यंजन के अंदर आप ट वर्ग को रखेंगे। ठीक, देखिए, द्विगुण व्यंजन मूर्धन्य से इनका उच्चारण होता है, मूर्धा से। ठीक है, और ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। देखो यहाँ पे मैंने आप इसको नोट कीजिएगा।
मैंने आपको ये बात ऊपर भी बताई थी कि ये हिंदी की नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है, यानी कि हमेशा तद्भव में प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी तद्भव शब्द तत्सम शब्द आपको पूछे जाएंगे तो उनकी एक पहचान हो जाती है कि इन दोनों से भी जो भी शब्द बना होगा वो हमेशा तद्भव में ही होगा। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो, ये हमारी, मैंने ये एक फॉर्मेट आपको समझाने का प्रयास करूँगी मैं इस फॉर्मेट के माध्यम से। देखो, हमारी जो जिह्वा है ना वो कुछ इस तरह के आकार की होती है। ठीक, तो जब हम देखते हैं, ये मान लो हमारी जिह्वा है और ये हमारे दांत ये इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो हमारी जो हिंदी है ना वो एक वैज्ञानिक लिपि है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो उच्चारण होता है ना वर्णों का, वो एक वैज्ञानिक क्रम से होता है। ठीक, तो सबसे पहले वैज्ञानिक क्रम का मतलब है जो हमारा स्वर यंत्र है ना, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उस स्वर यंत्र में जो हमारी वर्णमाला है वो कंठ से लेकर के और हमारे ओष्ठ तक, ठीक है, हमारे कंठ से लेकर हमारे होंठों तक जो एक स्वर यंत्र है हमारा, जो ध्वनि गुजरती है हमारे मुंह से, तो वो एक वैज्ञानिक क्रम है उसका। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारे जो भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने वर्णमाला को रखा है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने कंठ की बात करें तो हमारी जिह्वा है, ये उसका सबसे ऊपरी हिस्सा का स्वर यंत्र का कंठ ध्वनियाँ हैं, और हमने ऊपर से बताया था कि जो कंठ ध्वनि है कौन सी है, क वर्ग की। ठीक, उसके बाद तालु दूसरा स्थान आता है। जब हमारी जिह्वा इस स्थान से होकर जो वर्ण निकलते हैं वो तालु होते हैं, और उसमें आता है हमारा च वर्ग। ठीक, दूसरा है, तीसरा है हमारा मूर्धा। मूर्धा से हमारे जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे मूर्धा कहते हैं, और इसमें आता है ट वर्ग। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे दांतों से लगती है तो उन्हें दंत वर्ग के अंदर रखते हैं, और ये आता है त वर्ग। ठीक है, तो देखिए, हम वर्णमाला इसी क्रम में पढ़ते हैं और ये एक वैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, जो इस तरह से हमारा होता है। ठीक, लास्ट हमारा ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि जो होठों से उच्चारित होते हैं, जब हम बोलते हैं तो होठों का प्रयोग उसमें होता है, तो वो ओष्ठ वर्ग में आते हैं, और इसके अंदर आता है प वर्ग। ठीक है, तो ओष्ठ हो जाएंगे प वर्ग। तो इस तरह से हमारा जो एक वर्णमाला है वो एक वैज्ञानिक क्रम में आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।